बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो आई होप आपका जो प्रिपरेशन चल रहा होगा बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। और बच्चे लोग, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप हर साल 2 क्वेश्चन लेके चल सकते हो, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पहला वीडियो है, इसके बाद आपका दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है। तो चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है बच्चा? डायमेंशन निकालना है। और ये बोल रहा है कि ये डायमेंशन कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायमेंशन क्या होता है कि जो भी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, चाहे वो मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, उन सब की जो पावर होती है वही आपका क्या होता है, डायमेंशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट आपके जो भी डायमेंशन में आता है 5 ही आता है। तो मैंने आपको बताया था मास, मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एम। आपका लेंथ हो गया, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एल। आपका टाइम, कैपिटल टी। आपका करंट, या तो एम्पियर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहीं कहीं पे आई भी होता है तो कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं पे ऑप्शन में आई भी रहता है तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा होता है मेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इनकी बच्चा जो भी पावर होगी वही आपका क्या होगा, डायमेंशन होगा। जैसे मैंने बोला कि भाई एम की पावर है एक्स, एल की पावर है वाई, टाइम का पावर है जेड, करंट का पावर है पी, टेम्परेचर का पावर है क्यू। तो इनकी जो भी पावर होगी उन्हीं को मैं क्या कहता हूँ बच्चा लोग, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। कभी कभी आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में भी दिया रहता है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, एम एल T-2 A-2 का मतलब ये किस क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो पहले हम चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हमें से याद रखना, बिकॉज ये नंबर होता है। तो डायमेंशन होगा केवल मैग्नेटिक फील्ड का, बट एरिया का। बट यहाँ पे फ्लक्स का जो डायमेंशन है वो निकालना डिफिकल्ट है, तो मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मुझे पता है कि फैराडे का जो लॉ है सेकंड, वो होता है मेरा कि जो भी ईएमएफ है, जो भी वोल्टेज बन रहा है आपके कंडक्टर में, वो डिपेंड करता है आपका कितना चेंज इन फ्लक्स है। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज d5/dt। तो यहाँ पे d5 कितना आ जाएगा बच्चे लोग, आपका d5 आ जाएगा आपका E इंटू आपका D। E हो गया आपका वोल्टेज। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, फ्लक्स का डायमेंशन लेना है, तो E इंटू टी। ठीक है। मैं इसलिए देखो, फॉर्मूला ये नहीं है, बट मुझे क्या करना है, फ्लक्स का यूनिट निकालना है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ई क्या होता है बच्चा आपका, ईएमएफ होता है आपका वोल्टेज। ठीक। वोल्टेज होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू आपका टाइम। ठीक। देखो, एनर्जी का भी वही यूनिट है, वर्क डन का भी वही यूनिट होता है। ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है बच्चे लोग आपका, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका लेंथ। मैंने आपको बताया कि फोर्स का डायमेंशन याद रखो, केवल ml T-2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका ml² T-2। तो वर्क डन का यूनिट डायमेंशन हो गया ml² T-2। चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज होता है आपका I/T। ये आपका करंट हो गया, ये आपका टाइम हो गया। तो करंट को यहाँ पे उसने एम्पियर से किया है, तो मैं यहाँ पे एम्पियर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो करंट को मैंने लिख दिया एम्पियर, टाइम को रख दिया मैंने टी, और इनटू यहाँ पे एक टाइम है टी, एक टी से एक टी कटा, तो यहाँ पे आएगा M L²
टी माइनस टू। देखो एम्पियर का पावर 1 है इंटू एम्पियर माइनस 1। तो आई थिंक ये तो करेक्ट है नहीं। अब चलते हैं दूसरी दूसरी यूनिट है आपका, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना करंट आप फ्लो कर रहे हो। आ, नहीं सॉरी सॉरी, 1 मिनट। कोई भी कॉइल है उसमें जो फ्लक्स पास होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना करंट आप फ्लो करा रहे हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू आई। एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाई इंटू आई। ठीक है, फाई का यूनिट ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, फ्लक्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम्पियर माइनस 1। और करंट का गेन आपका हो गया एम्पियर। तो यहाँ पे देखो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और एम्पियर की पावर माइनस टू। सेल्फ इंडक्टेंस का आप दूसरा फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। मुझे पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो एल हो जाएगा आपका E इंटू डी टी अपॉन डी आई। ठीक है, E अगेन वोल्टेज हो गया, वोल्टेज का मैंने बता दिया है, डब्ल्यू बाई क्यू टाइम टी। और करंट आपका कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इससे। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। हाँ, अब देखते हैं, पहला भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब चलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। इसको कैसे करोगे भाई, तो एक तरीका है सॉल्व करने का। हम्म, मुझे पता है B इज इक्वल टू होता है आपका म्यू इंटू एच। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाएगा आपका B अपॉन एच। ठीक है, ओके। B को कैसे लिखोगे बच्चा, B होता है आपका, देखो B इंटू ए, अगर मेरा थीटा 0 है तो B हो जाएगा आपका फ्लक्स अपॉन एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है दैट इज एन आई अपॉन आपका लेंथ। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो इसको यूज करो, फाई अपॉन ए इंटू एल अपॉन एन आई। ठीक है, ए एम्पियर नहीं है, दिस इज योर एरिया। तो फाई का यूनिट ऑलरेडी आप निकाल चुके हो यहाँ पे, कहाँ है फाई, हाँ। ओके, तो फाई का यूनिट क्या है बच्चे, थोड़ा इसको आगे करते हैं, इसी के आगे। तो फाई हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम्पियर माइनस 1 अपॉन एरिया। एरिया क्या हो गया, दो लेंथ। दो लेंथ के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ यहाँ पे एक ही लेंथ है तो एल। नंबर ऑफ टर्न मेरा नंबर होता है तो इसको आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे। और ये हो गया आपका करंट। करंट को कैसे लिख रहे हो आप, एम्पियर। ठीक है, तो क्या होगा ये बताओ, ये हो जाएगा आपका एम एल क्यू टी माइनस टू एम्पियर माइनस 1। और ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर इंटू ए। जब इसको ऊपर लेके आओ, सो एम एल क्यूब -2 टी -2 और एम्पियर -1 तो ये आ जाएगा आपका एम एल टी -2 इंटू एम्पियर -2। ठीक है, एम एल टी -2 एम्पियर -2। तो मतलब ये जो यूनिट है ये बेसिकली किसका है, परमेबिलिटी का है। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट है एम एल टी -2 एम्पियर टी -2। आई नो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं और भी बताना चाहता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हम्म, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सबसे पहले याद रखो, परमिएबिलिटी डिपेंड, परमिएबिलिटी क्या होता है, कोई भी मटेरियल है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर परमिएबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर मेरा सपोज कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया B इज इक्वल टू म्यू एच। अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक है, म्यू का वैल्यू होता है अराउंड 1000 से 10,000 के बीच, तो आपका जो मटेरियल है ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तीसरा जो यूनिट है बच्चा इसमें, परमिटिविटी। परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एप्सिलॉन आपका रिलेशन है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ पे देखो
कि एप्सिलॉन कहाँ पे आता है। अगर आपको याद है कूलम्स का लॉ, तो कूलम्स का लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है कूलम्स का लॉ कि अगर मेरे पे दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच डिस्टेंस कितना है, R है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन आपके क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ये 4 पाई के आपका नंबर है, तो एप्सिलॉन कितना आ जाएगा बच्चा, Q1 इंटू Q2 इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, Q मतलब क्या हो गया, करंट, मतलब I इंटू टी। Q क्या हो गया, I इंटू टी। फोर्स का मैंने आपको बताया है M L T-2। ये क्या आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो दो लेंथ होंगी तो L स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर टी स्क्वायर, गॉट इट। और यहाँ पे आ जाएगा आपका M L³ T-2। तो क्या हो जाएगा परमेबिलिटी का यूनिट, M की पावर 1 है, ऊपर ले जाओ, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर क्या हो जाएगा, देखो T की पावर हो जाएगा -2, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T की पावर 4, और करंट का स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगा परमिटिविटी का। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, आपको परमिटिविटी निकालना है। परमिटिविटी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कूलम्स फोर्स में, तो यहाँ से आपको Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर मिल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप केवल फोर्स का यूनिट याद रखो, ML T-2, और ये आपका आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर, ठीक है, M की पावर -1, ठीक है, L की पावर क्यू, तो M-L-3, ठीक है, T की पावर 4। यस, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अब दूसरे जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन भी याद रखो बच्चा, वो काम आने वाला है। जैसे पहला है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबको वैल्यू पता है इसका, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, यही होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का निकालते हैं, F इज इक्वल टू जी M1 इंटू M2 इंटू आर स्क्वायर। कि ये बोला है कि मेरे पे दो मास है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका, ये होगा। हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू आ जाएगा F आर स्क्वायर इंटू M1 इंटू M2। ठीक है, F का क्या हो गया, ML T-2। R बोले तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ का स्क्वायर। M1 एक मास के लिए M, दूसरे मास के लिए भी M, एक मास से एक मास कटा, M की पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो M की पावर -1, L की पावर क्यूब, T की पावर -2। दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और होता है प्लैंक कांस्टेंट, एक और होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखो प्लैंक कांस्टेंट कहाँ पे होता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो H इज इक्वल टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये चलो इसको E/F लिख लो, कंफ्यूज ना हो आप। F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1/टाइम पीरियड, और T इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F ईयर। ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, तो 1/फ्रीक्वेंसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इंटू टी। तो H इज इक्वल टू E इंटू आपका जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड है। E मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या होता है आपका, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन का क्या होता है आपका, ML² T-2, और टाइम हो गया T, तो क्या हो जाएगा ML² T-1। तो ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है बहुत ही ज्यादा। और एक और आता है बच्चे आपका गैस कांस्टेंट, एक होता है आपका गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट कहाँ पे होता है आपका, गैसेस में होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहां पे आप यूज करते हो PV इज इक्वल टू nRT। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, और N होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल मेरा क्या होता है, नंबर होता है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, PV इंटू N इंटू टी। तो ऑलरेडी बोला इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन होगा प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपको पता है F/A, बट ये फोर्स नहीं होता है, दैट इज, एक मिनट,
एफ अपॉन ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स का यूनिट ml t-2 एरिया, दो लेंथ हो गई, देखो एरिया दो लेंथ, रेडियस दो लेंथ, अगर रेडियस का स्क्वायर होगा तो लेंथ का स्क्वायर, वॉल्यूम है तो तीन लेंथ, तो एल का क्यूब, तो क्या हो जाएगा इसका m l-1 t-2, गॉट इट। तो प्रेशर हो गया आपका m l-1 t-2, वॉल्यूम कितना हो गया, तीन लेंथ, एल क्यूब। टेम्परेचर कुछ भी के लिख रहा हूं मैं, थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका बच्चे लोग, m l-2 t-1 तो ये हो जाएगा आपका गैस कांस्टेंट का वैल्यू। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका यूनिट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या था, कहाँ गया, m-1 ये वाला है, m-1 एल क्यूब t-2, m-1 एल क्यूब t-2, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो एनर्जी है यार, एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्या होता है आपका, वर्क डन, और वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, हमेशा वो वर्क डन में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स का मैंने बोला क्या होता है, ml-t-2, डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ, तो क्या हो जाएगा ml² t-2, कोई दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का चौथा वाला, ठीक है। अब चलते हैं पोटेंशियल पर, ध्यान देना ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको मैं लिखता हूँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको मैं लिखता हूँ वर्क डन पर यूनिट मास। तो ये कंफ्यूज मत हो, आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दिस इज यूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉट इट। ये जो आपका है ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये जो आपका है दैट इज यूर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों में सेम फॉर्मूला मत लगाना, अगर मैं ग्रेविटेशनल की बात करता हूँ तो मास पे ज्यादा फोकस करता हूँ, तो वर्क डन पर यूनिट मास, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हियर, ओके। ओके, तो मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, आई थिंक इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ओके, मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वर्क डन अगेन का यूनिट ml² t-2, मास के लिए हम एक मास से एक मास कटा, तो l²t-2, कोई दिख रहा है आपको, l²t-2 बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये हो गया आपका दिस। उसके बाद होता है इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो हमेशा याद रखना बच्चा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है आपका जी, जी होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या और ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक और तरीका होता है अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक्सेलरेशन इंटेंसिटी होता है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है अपॉन आपका मास, तो फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपका इंटेंसिटी एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर, ठीक है। मीटर पर सेकंड, मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट, तो लेंथ के लिए एक ही मीटर है तो एक ही लेंथ, डिवाइड सेकंड मतलब टाइम का यूनिट है, सेकंड का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल टी की पावर प्लस है ऊपर जाके माइनस, तो LT-2। तो इसका कौन सा दिख रहा है आपको बच्चा, इसका दिख रहा है दैट इज, आई थिंक ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपका डायमेंशन का फॉर्मूला है, कैसे आपको ड्राइव करना है, बोल रहा है कि फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करता है, और इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो कैसे आप सॉल्व करते हो, मुझे किसका निकालना है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, तो योर एनर्जी पहली यूनिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसकी कुछ पावर ले लो एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन है तो आपको पावर लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, आपका जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे, दैट इज एक्सेलरेशन की पावर वाई ले लो। आपका एनर्जी क्या है,
डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो उसकी पावर ले लो जेड। तो मैंने क्या बोला कि मुझे निकालना है एनर्जी का डायमेंशन, और उसने दे रखा है फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब आपका एनर्जी फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सिलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर मैं इन तीनों को कंक्लूड करूं तो कैसे लिखोगे आप? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ए इंटू टी की पावर जेड। इसको निकाल देते हैं तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, एफ की पावर एक्स, ए की पावर वाई, टी की पावर। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, प्रत्येक का डायमेंशन लिखो। एनर्जी क्या हुआ? वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, कांस्टेंट को हटा दो। फोर्स का मैंने बताया, केवल फोर्स का याद रखो, एम एल टी माइनस टू की पावर एक्स। एक्सेलरेशन अभी उसने बताया, अभी देखो एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू की पावर वाई, और ये आपका टाइम है, तो टाइम के लिए टी होगा इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रत्येक को रिप्रेजेंट करना है मास, लेंथ और वाई के टर्म में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, इसको एम के रिप्रेजेंट, यहाँ पे एक ही एम है, एम की पावर वन है, इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एम की पावर एक्स। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है एल। लेंथ का देखो क्या क्या है, एक्स है, ठीक है, उसके बाद वाई है, ऐड कर दो, ठीक है, और कुछ है नहीं है। उसके बाद टेम्परेचर, सॉरी टाइम का देखो, टाइम में क्या है, एक्स, इसकी पावर क्या है, माइनस टू, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स। और कोई टाइम है, ये वाला है, तो माइनस टू है, तो यहाँ पे कितना है, माइनस टू है। यहाँ पे क्या है, इसकी पावर वन है, वन की वन इंटू जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो जेड मिलेगा, यहाँ पे आपका प्लस। तो इसलिए मतलब पावर आपकी ऐड हो जाएगी। अब इसको कंपेयर करो, आपको ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है इसके साथ, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, एम की पावर एक्स, एम की पावर वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू वन। तो कुछ जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है, तो इसका बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो एक्स इज इक्वल टू वन। उसके बाद लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका, लेंथ इंटू एक्स प्लस वाई। देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स का कितना है, वन, प्लस वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस। अब चलते हैं टेम्परेचर का, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। टेम्परेचर क्या है आपका, टी की पावर माइनस टू, और यहाँ पे क्या है, टी माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड। बेस सेम है तो पावर सेम, तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड। तो माइनस टू इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या है, वन, वाई का वैल्यू क्या है अगेन, वन प्लस जेड। तो माइनस टू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, और साइन होगा नेगेटिव का, प्लस जेड। तो जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फोर इज इक्वल टू टू। बस आपको बस पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के एफ, एक्स की पावर क्या है बच्चा, पुट कर दो वन। उसके बाद क्या है, ए, वाई की पावर, वाई का वैल्यू क्या है, सॉरी, एफ की पावर क्या है, एक्स, एफ की पावर एक्स, एक्स का वैल्यू वन। उसके बाद एक्सेलरेशन की पावर वाई, वाई का वैल्यू देखो कितना निकाला आपने, दैट इज वन। उसके बाद क्या है, टाइम की पावर जेड, जेड का वैल्यू क्या है, टू। तो ये आ जाएगा आपका के एफ ए टी स्क्वायर। इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है तो इसको हटा देना, एफ ए टी स्क्वायर, कोई दिख रहा है, एफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बोल रहे हैं ई आपका एनर्जी, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो बोल रहा है इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ई बाई जी आपको निकालना है भाई। ई हो गया एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया, कहाँ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखो कहाँ है, कहाँ अभी मैंने आपको बताया। मैं बोल रहा हूँ इन कांस्टेंट का बहुत ज्यादा रोल है आपका, बहुत जगह यूज होने वाला है। देखो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू, क्या है, एम माइनस वन एल क्यू
एम -1 LQ T -2, यही है ना? एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। M-1 LQ T -2 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पावर दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गई। m की पावर -1 है तो ऊपर यहाँ पे m की पावर क्या है 1, तो देखो m की पावर 1, डिनोमिनेटर में -1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1। ठीक है भाई। l ऊपर कितना है 2, यहाँ पे +3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चा माइनस। t तो है नहीं यहाँ पे, t कैंसिल हो गया तो t की पावर 0 हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, जो चीज कैंसिल होता है उसको वो पावर में रिप्रेजेंट कर लेता है, टी की पावर 0। जैसे मैंने बोला टी आपका कैंसिल हो गया तो इसने क्या कर दिया, टी की पावर 0 को रिप्रेजेंट कर दिया, और टी की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। कोई भी नंबर है उसके पावर उसके कोई भी नंबर है अगर उसके पावर में 0 है तो हमेशा 1 होगा। जैसे मैंने बोला 2 कोई नंबर है, इसके बाद 0, इसका वैल्यू 1। तो कोई भी नंबर है, कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मैंने बोला फोर्स, फोर्स की पावर है 0 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, एफ नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे जब आप इसे काटोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो m 1 + 1 2, l की पावर -1 t की पावर 0, कोई दिख रहा है आपको? दैट इज ऑप्शन। तो कितना सिंपल है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब क्या होता है भाई स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया मत बोलना। देखो स्ट्रेस क्या होता है, ये मेरे पे एक रॉड है, एक वायर है, अब इस पे फोर्स लगा रहे हो, उसको खींच रहे हो। हमेशा याद रखना जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे थी, जैसे मैंने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूँ, और स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी। अगर मैं फोर्स को छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। मतलब स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, और वो फोर्स इसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ला रहा है। तो फोर्स को लगा रहा हूं मैं इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, जिसके कारण स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, उसको मैं बोलता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरा एक वायर है, वायर को मैं खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ठीक है, तो वायर भी अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहेगा। ठीक है, तो वायर कहाँ फोर्स मारेगा, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना, कोई भी जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए फोर्स लगाते हैं जहां उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। जैसे मैंने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग की पोजीशन कहाँ है, ओरिजिनल पोजीशन इस साइड है, ठीक है, तो स्प्रिंग को मैंने खींचा तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मारेगी ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो इस फोर्स को मैं बोलता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो क्या होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है बच्चा रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। का मतलब है कि वायर है भाई, तो वायर के किस एरिया में आपने फोर्स लगाया है, या किस एरिया में आपका रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है। तो इस एरिया में अगर मैंने बोला इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इस एरिया में आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अगर इसका एरिया ए है तो इसके इस एरिया में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, और फोर्स का यूनिट आपको पता है M L T - 2। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर होगा ना। क्या होता है आपका यार एरिया, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ। कुछ भी ले लो, दो लेंथ तो होंगी, दो लेंथ के लिए 2L²। सो M, ठीक है, एल की पावर यहाँ पे 1 है, दैट इज 1। यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके -2, टी की पावर -2, तो क्या हो जाएगा M L - 1 इंटू T - 2। कोई दिख रहा है आपको? ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वांटिटी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन, लेंथ। मुझे यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन लेना है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, लेंथ का डायमेंशन लेना है। और वो ये बोल रहा है कि ये लेंथ कहाँ से बन रही है, सी से, जी से, और इस क्वांटिटी से। सी हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी हो गया कोई यूनिवर्सल गैस नहीं है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका यूनिवर्सल होता है, हर जगह इसका वैल्यू सेम होगा। जैसे गैस कांस्टेंट को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों कहते हैं, कि हर जगह किसी भी जगह पे जाओगे आर का वैल्यू सेम होगा, 8.314 जूल पर जो भी होता है केल्विन। और ये होता है
ई इज द चार्ज ये। अब देखो कैसे यूज करोगे। मतलब आपका जो लेंथ है वो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब वो उसने ऑलरेडी बोला है कौन कौन सी क्वांटिटी है। पहला जो लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है आपका सी। सी क्या होता है बच्चे लोग, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। दूसरा उसने बोला कि आपका लेंथ किस पे वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद उसने बोला कि आपका लेंथ किस पे वर्क कर रहा है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे वर्क कर रहा है। अब प्रत्येक यूनिट के लिए मैं एक पावर लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है, क्योंकि डायमेंशन लेना तो आपको पावर लेना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो क्या मिलेगा आपको, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर एक्स, जी की पावर वाई, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर जेड। करेक्ट। इसको जरा खोलो जरा, तो क्या मिलेगा, के सी की पावर एक्स, जी की पावर वाई, इंटू ई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर जेड। करेक्ट। अब देखो कैसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ इसको। सी, सी क्या होता है आपको, हाँ। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बताया था, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेंथ। ये हुआ मेरा लेंथ, केवल लेंथ है। मास मिसिंग है, टाइम मिसिंग है, तो मास मिसिंग है तो उसको लिख दो एम की पावर जीरो। टाइम मिसिंग है तो कैसे लिखोगे, टाइम की पावर जीरो। मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पे केवल आपका लेंथ है, ओनली लेंथ। तो लेंथ को तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया एल की पावर वन, बट यहाँ पे मास और टाइम मिसिंग है। तो मास को डिफाइन करने के लिए मैंने एम की पावर जीरो कर दिया, एम की पावर जीरो का वैल्यू वन, और टी की पावर जीरो। गॉट इट। तो लेंथ क्या हो जाएगा, एम की पावर जीरो, एल की पावर वन इंटू टी की पावर जीरो। गॉट इट। कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट को यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज का कोई रोल नहीं है। सी आपका क्या है, स्पीड। स्पीड का क्या होता है, मीटर। मीटर के लिए क्या होता है आपका एल। सेकंड क्या है, टाइम। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टी। ऊपर ले जाओ एल, टी की पावर वन है तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। और इसका पावर क्या बच्चा यहाँ पे, एक्स। गॉट इट। जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी मैंने निकाला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो गया, एम माइनस वन एल, फिर से देख लेते हैं, एल क्यूब टी की पावर माइनस टू इंटू वाई। अब देखो इसका डायमेंशन कैसे लोगे आप, कैसे लोगे भाई इसका डायमेंशन, देखो थोड़ा यहाँ पे मैं अलग से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक। तो ये है मेरा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशन लेना है। ठीक है। ई है आपका चार्ज, ई है आपका चार्ज, ई इंटू ई मैंने लिखा, ये आपका 4 पाई। देखो एप्सिलॉन नॉट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, हाँ जो भी है आपका एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू वन इंटू क्यू टू इंटू 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, क्यू वन, क्यू वन के लिए ई, क्यू टू के लिए ई अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा, ई से ई कटा, तो आपको क्या मिलेगा, एफ आर स्क्वायर। ओके, एफ आर स्क्वायर। और एफ क्या हो गया आपका, एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो दो लेंथ ले लो, तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, परमिटिविटी का बताया था आपको। ठीक है। परमिटिविटी का यूनिट बताया था, बट ये परमिटिविटी का यूनिट नहीं है, ये यूनिट है किसका, इस वाले टर्म का। तो इसलिए यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है। तो क्या होगा, एम एल क्यू टी माइनस टू। तो ये जो आपकी तीसरी क्वांटिटी है ये वाली, इसका डायमेंशन कितना है बच्चे लोग,
इसका डायमेंशन आ जाएगा आपका ML³ T-2 की पावर आपका क्या हो गया Z। ठीक है, अब आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करो m की पावर में। m है कहीं पे है, m की पावर -1 × y क्या हो जाएगा -y। मल्टीप्लाई में हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे m की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा +z। l की पावर आओ, l की कहाँ पे 1, 1 × x क्या हो गया आपका x। l की पावर 3, 3 × y क्या हो गया 3y, और कोई है दैट इज +3z। टाइम पे देखो, टाइम पे है, टाइम है -1 तो यहाँ पे -x, -2, -2y × -2z। अब आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या है m की पावर 0 = m की पावर -y + z हियर। ठीक है, तो -y + z = 0, तो y = क्या हो गया आपका z के बराबर हो गया। दूसरा चलते हैं, l x + 3y + 3z। ठीक है, यही है x + 3y + 3z। ठीक है, कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ। ठीक है, x + 3y + 3z। ठीक है, l की पावर क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -x -2y -2z = कितना है आपका दैट इज 0। ओके, एक x से एक x कटा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y + z = 1, और यहाँ पे ऑलरेडी आप निकाल चुके हो -y + z = 0, -y से कटा तो 2z = 1, तो z का पावर कितना आएगा बच्चे लोग 1/2। तो जो z का है वही आपका क्या होगा y का वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू भी ये हो जाएगा। कहीं पे भी पुट करो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, तो x + 3 y का वैल्यू कितना है 1/2 + 3z का वैल्यू कितना है 1/2 = 1 ही है। तो x -3/2 -3/2 = 1, x सॉरी प्लस होगा सॉरी, तो 1 -3/2 -3/2, 2 को एलसीएम ले लो तो 2 -6 ईयर। ओके, तो x आपका हो जाएगा -4/2 = तो यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रख दो। देखो यही था आपका, तो आपका लेंथ हो गया k, c की पावर x का वैल्यू है -2, g की पावर है आपका 1/2, e² / 4πε0 की पावर है 1/2। ठीक है, देखो ये आपका c है, c की पावर -2, इसको डिनोमिनेटर में लोगे तो क्या आएगा c/2। ये जो g है इन दोनों की पावर सेम है तो इनको कंबाइन कर रहा हूँ, तो e² × 4πε0 का पावर 1/2। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कांस्टेंट को लेने की जरूरत नहीं है, तो 1/c² g आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ही है। ऐसे आपको बच्चे लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, तो अभी इसका सेकंड वीडियो आएगा, तो सेकंड वीडियो में इसके सब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। तो मिलते हैं नई कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, डिमोटिवेट मत रहिए, अपने को मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, बिकॉज यार आपको एग्जाम क्रैक करना है, बिकॉज ये आपको बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने प्रिपरेशन में। फालतू की जो बातें हैं, फालतू की जो डिस्ट्रैक्शन है, उनसे हमेशा अवॉइड रहिए। फोन को जितना कम हो सके उतना यूज करो। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, तो बाय बाय।